इन्होंने 2011 क्वेश्चन पेपर हमारा पार्ट 3 है ये। मैं स्क्रीन पे ले आता हूं। निम्न किताबों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किताबों को चढ़ते क्रम में लगाओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गौरव से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन, ये बुक किसने लिखी है? बुक के अगर ऑथर पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है चढ़ते क्रम में लगाने के लिए। आकाश तुम बताओ, एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन किसने लिखी है? नो सर, पूनम? पता नहीं। सर ऑप्शन दिखा दो सर, उसके कोई हिसाब से ऑप्शन बता नहीं है देंगे। इसमें, ऑप्शन नहीं है, सिर्फ किताबें तो हैं, हाँ, बुक सिर्फ किताबों के नाम है। टॉलरेंस चॉइस सर। वैसे तो खैर ऑप्शन मिल सर, नहीं, जेएस मिल सर। ये है जॉन लॉक। लॉक सर। जॉन लॉक। डी सीवे हॉब्स ने लिखी थी, यानी कि हॉब्स डी सीवे हॉब्स पहले सर। आ गई, एन एसे कंसर्निंग टॉलरेशन उसके बाद में आ जाएगी। फिर कन्फेशंस किसने लिखी है? रूसो सर। रूसो ने लिखी है, तो कन्फेशन तीसरे नंबर पे आ जाएगी। पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसने लिखी है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स सर। जी.एस. मिल। जी.एस. मिल। जॉन रॉल्स ने लिखी है। अच्छे से स्टडी कर क्या करो गौरव, ठीक है। ये मैं 4 बार पहले बता चुका हूँ। पॉलिटिकल तो मैंने भी लिबरलिज्म, सुना था अभी बड़ी। ठीक है। रिवीजन करो, नेट तुक्के से नहीं, रिवीजन से क्लियर होगा। तो जॉन पॉलिटिकल लिबरलिज्म आखिरी में। अगर आगे चलते हैं, ये मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, काफी डिफिकल्ट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें 4 कमिटीज दी हुई हैं। 2 अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और 2 यूएसए की, 2 अमेरिका की और सॉरी 2 ब्रिटेन की कमिटीज दी हैं, और इनको चढ़ते क्रम में लगाना है। इनको अपने नोट्स बना के सारे कमिटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन के अंदर में नोट्स बना के लिख लेना। देखिए, सबसे पहले आएगी ब्राउनलो कमेटी रिपोर्ट। ये आई थी, इसका आगे लिख लेना, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट कमेटी की रिपोर्ट, और इसका टाइम लिखिए 1936। और किस प्रेसिडेंट के कालक्रम में थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जिसके पैर नहीं थे, व्हीलचेयर पे चलता था, 4 बार राष्ट्रपति बना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और इसका जो काम था, इसका काम क्या था? एक सेकेंड दिन, कि अपने व्हाइट हाउस की पावर को कैसे बढ़ाए, रूजवेल्ट अपने आप को और शक्तिशाली कैसे करे। तो सबसे पहले ब्राउनलो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद में सबसे आखिरी में है, फिर है एस हेटन कमेटी रिपोर्ट। ये है एस हेटन, देखिए नाम ब्रिटेन की है, एस हेटन, ASS एस, एस का मतलब होता है गधा, यानी कि गधों को ट्रेन करने की कमेटी। मतलब वैसा नहीं है गधों को, है ये सिविल सर्वेंट IAS IPS को ट्रेन करने की कमेटी है, ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कमेटी। लेकिन इसको याद करने के लिए गधों को ट्रेन करने की, आज को हट गधों को ट्रेन करने की कमेटी बनाएगी। तो ये कब हुई? 1944, याद कर लेना इसको। और फिर है फर्स्ट हूवर कमीशन रिपोर्ट, ये अमेरिका का है, और ये है 1949 के अंदर आया था, हमारी आजादी के बाद में। और ये फ्रॉड एफिशिएंसीज वगैरह को एडमिनिस्ट्रेशन में दूर कैसे किया जाए, हूवर, यानी कि इसको अगर तकिया कलाम से याद रखना चाहो तो फर्स्ट हूवर 1949 अमेरिका की फ्रॉड करने के लिए और जो फ्रॉड हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको रोकने के तरीके कैसे करें। आप ये मान लो कि हूवर एक चोर था, एक इमेजिनेशन करने के लिए, पहला चोर हूवर था। जैसे जेम्स
और जेम्स बॉन्ड की मूवीज होती हैं, हूवर को एक चोर मान लो, और फर्स्ट हूवर को रोकने के लिए जो कमेटी बनाएगी चोर को रोकने के लिए 1949 में अमेरिका में जेम्स बॉन्ड ने बनाया। इस तरीके से दिमाग के अंदर इसको सेट कर लो, हालांकि है नहीं तो फिर भी हमें दिमाग के अंदर कुछ फोटोज बनानी पड़ती हैं। फिर इसके बाद में फुलटन कमेटी रिपोर्ट, ये 1966 में है। ये IAS IPS वगैरह ब्रिटेन की कमेटी है, ट्रेनिंग, भर्ती और रिक्रूटमेंट के लिए है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि फुलटन, कि जैसे दारू पी के इंसान फुलटू हो जाता है ना, तो इसे याद कर लो कि ब्रिटेन का बंदा फुलटू होके दारू पी के ज्वाइनिंग कर रहा है और उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए आया है 1966 के अंदर। तो 1966 में हमारे शास्त्री जी का स्वर्गवास हो चुका था और इंदिरा गांधी का राज था, तो उनके चक्कर में एक बंदे ने दारू पी ली, फुलटू होके ब्रिटेन में नौकरी के लिए गया, और नौकरी कैसे करनी है IAS अधिकारियों की और उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है फुलटू दारू पी लोगों की, वो 1966 में हुई। इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर वीडियोस बना के, फोटोज बना के इनको याद करना, और इस वीडियो को बार बार देखो, रिवाइंड करो, कट करो, और इस टेक्निक से इनको याद करो। अगला क्वेश्चन ये है सर गधे वाला जो सेकंड कमेटी थी वो कौन सी है सर? एस हिटन गधे वाली कमेटी, गधे को ट्रेन करने की कमेटी हमारी आजादी से थोड़ा सा पहले 1946 में, इसका 1944 में गधों को ट्रेन करने की कमेटी है। गधे को ट्रेन नहीं करना, ट्रेनिंग तो IAS अधिकारियों की करनी है, लेकिन तकिया कलाम के लिए एस हिटन कमेटी ब्रिटेन में। अब हमारे अगला क्वेश्चन है, निम्न जो सम्मेलनों को चढ़ते क्रम में लगाएं, अर्थ के सम्मेलन है सारे। अब इसमें है रियो डी जेनेरियो समिट, ये हुआ था ब्राजील में 1992 में हुआ था। इसके साथ में आप नोट कर लें, सबसे पहले तो हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1974 में पर्यावरण के सम्मेलनों में। उसके बाद में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे चीजें। स्टॉकहोम 1972 में हुआ था सर। 72 में हुआ था मेरे ख्याल से, लंबा चला उसके था। आगे 72 से नैरोबी कौन से ईयर में? इससे आगे 1982 में सर, फिर ये रियो डी जेनेरियो वाला 1992 में, फिर नैरोबी 1982 और क्योटो रियो डी सर जेनेरियो 1997। अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें इसको कहा जाता है अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। किसे कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के समिट को। इसमें क्या शुरू किया गया? कॉप। कॉप का शाब्दिक मतलब होता है पुलिस वाला, पुलिसमैन को अमेरिका में कॉप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? देश और सारे संगठन, और हर साल मिलके इनके सम्मेलन होते हैं। तो इनके जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इनको कॉप 1, 2, 3 इस हिसाब से नाम दिया जाता है। और इसी में ही ये तय किया गया था अर्थ समिट के, रियो डी जेनेरियो समिट के अंदर में, कि जो हमारा टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था 1856 में, जब ब्रिटेन वालों ने प्लास्टिक के युद्ध में जीत के इंडिया को लूट के वहां से पैसा लेके गए थे भारत से, और ब्रिटेन में फैक्ट्रियां डाल दी थी, वहां से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ। तब के टाइम से अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 से 2 डिग्री से ऊपर ना बढ़ने दिया जाए, और अब तक उससे 1-1.5 डिग्री बढ़ चुका है, 1 से 1.5 डिग्री बढ़ चुका है, और 2 डिग्री से ऊपर ना बढ़ने दिया जाए, ये प्लेज की गई। कहाँ की गई? रियो डी जेनेरियो 1992 अर्थ सम्मेलन में। फिर उसके बाद में आया था कोपनहेगन समिट। ये कोपनहेगन समिट को कहते हैं समाज का सम्मेलन 1995 में। इसकी सबसे खास बात यह है कि अब तक का दुनिया के नेताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन कोपनहेगन सम्मेलन को माना जाता है, जिसमें अर्थ समिट से भी ज्यादा दुनिया के लोग और संस्थाएं ने पार्टिसिपेट किया था। और इसकी सबसे खास बात क्या रही कि लोगों की भलाई, लोगों को
केंद्र में रखा गया है, यानी कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी पब्लिक को ध्यान में रख के, पीपल फर्स्ट करके पॉलिसीज बनाई जाएंगी। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है क्योटो समिट, जापान की राजधानी, जापान में है क्योटो, नोगोया, क्योटो, इस तरह के सारे शहर जापान के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे इसकी खास बात है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, इस सीरीज की खासतौर पे शुरुआत की गई। UNFCC से कौन सा सम्मेलन शुरू हुआ, ऐसे पूछा जाए तो हमारा क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन 1997, और इसे कहते हैं ग्रीन हाउस समिट, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन की गैसेस हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, पृथ्वी के छेद को, ओजोन से जो ओजोन का छेद बना बढ़ता जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के बारे में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में दिशा निर्देश जारी किए गए। उसके बाद बाली समिट 2005, इसे बाली रोड मैप कहा जाता है और बाली एक्शन प्लान भी कहा जाता है, और इसके अंदर भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ही एक नए रोड मैप की व्याख्या की गई, यानी कि इन्हीं सम्मेलनों को जो टेंटर्स पहले वालों की कहाँ पे समीक्षा है है, सर ये बाली सर? ये बाली हमारे पड़ोस में ही है, इंडोनेशिया में, ज्यादा दूर नहीं है। अपने यहाँ से आसाम से पकड़ो, सड़क पकड़ के निकलो, म्यांमार होते हुए, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया पहुंच जाओगे, ज्यादा दूर नहीं है, सड़क से भी जा सकते हो। ओके और हिंदू देवी वैसे तो मुस्लिम कंट्री हो चुका है इंडोनेशिया, लेकिन वहां पर हिंदुओं के बहुत मंदिर हैं, अंकोर वाट मंदिर, कभी घूमने चलते हैं बाली में, बड़ी बढ़िया जगह है, सारी क्लास को लेके बढ़िया जगह है, और होटल्स भी बहुत बढ़िया हैं, काफी स्पेशियस होटल मिलते हैं और रेट्स भी काफी रीजनेबल है बाली के, इंडोनेशिया आप गए हो सर? नहीं, मैं गया नहीं, चलेंगे कभी सब लोग। ओके सर। जब सर नेट क्लियर हो जाएगा तब चलेंगे। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन करो तुम्हारे लिए, अप्रोचेस को कालक्रम में लगाना है। मार्क्सिस्ट अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच। सबसे पहले कौन सी अप्रोच आई? फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक अप्रोच आई, या कोई और अप्रोच आएगी? सर फिलोसफिकल ही आएगा सर। सबसे पहले फिलोसफिकल, उसके बाद उसके बाद मार्क्सियन आएगी या व्यवहारवादी? व्यवहारवादी। व्यवहारवादी सर। मार्क्सवादी आएगी, व्यवहारवादी तो व्यवहारवाद तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आया है, ठीक है। उसके बाद व्यवहारवादी, और फिर न्यू इंस्टीट्यूशनल, न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन अप्रोच। ये वेरी इजी क्वेश्चन था। अब ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। अब ये कुछ एक फिलोसफर दिए हुए हैं, आमतौर पर व्यवहारवादी फिलोसफर, इनको मैं सोल्व करता हूँ। अब वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब कि इनको चढ़ते क्रम में लगाएं, फिलोसफर दिए हुए हैं, लेकिन फिलोसफर्स को, व्यवहारवाद के फिलोसफर, कुछ एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के फिलोसफर्स हैं ये वाले, इनको हमें डेट याद करना वैसे पॉसिबल नहीं है चढ़ते क्रम में लगाना, लेकिन फिर भी इनको सोल्व किया जा सकता है ऑप्शन के माध्यम से, अगर हमें थोड़ा बहुत इसमें ध्यान हो तो। इनको नोट्स बनाते जाना। सबसे पहला है आर्थर एफ बेंटले, 1870 से 1957 तक ये रहे। ये व्यवहारवादी के उपागम है, और इनके जो व्यवहारवादी के उपागमों में सबसे पहले जो आए हैं उनको हम आर्थर एफ बेंटली के नाम से जानते हैं, और समकालीन राजनीतिक साइंस के आध्यात्मिक पिता के रूप में आर्थर एफ बेंटली को जानते हैं। व्यवहारवाद के और व्यवहारवाद के स्टार्टिंग प्रणेता और इसके आध्यात्मिक फादर के रूप में आर्थर एफ बेंटले को जाना जाता है 1870 से 1957 में। फिर एच.डी. लासवेल, बहुत बार पूछा जाता है, 1902 से 1978, अमेरिका के हैं ये। अब ये भी व्यवहारवादी हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक कम्युनिकेशन मॉडल बनाया है, और ये कहते हैं कि जो अगर संचार गलत हो, मीडिया का संचार, तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है। अब ये कैसे हो जाता है कि जो पॉलिसी साइंस है कि हमें नीति कैसे बनानी है, उसका जो
पर्पस होना चाहिए वो डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के दिया जाना चाहिए। जैसे कि आप मीडिया में देखते हो कि कैंपेन, हैशटैग कैंपेन वगैरह इस टाइम चलाए जाते हैं। उस टाइम पे हैशटैग कैंपेन नहीं होते थे, लेकिन मीडिया पर तो बड़े हाउसेस का कब्जा होता ही था। तो उन्होंने इस बात को अपना एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन किया। उसमें कहते हैं कि किसने कहा, क्या कहा, किस चैनल से कहा और उस किस प्रभाव से कहा, इन चीजों का कम्युनिकेशन में स्टडी किया जाए। जैसे कि जो मीडिया प्रोपेगेंडा होता है उसको स्टडी किया जा सके। जैसे आज आप देखते हैं कहीं जिहादी प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है, कई जगह कम्युनिस्ट एजेंडा चलाया जाता है। अभी ये जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो वाद हो रहा है, इसके ऊपर भी जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर है अग्निहोत्री, उन्होंने कहा है कि ये वाला जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये अर्बन नक्सलाइट्स का चलाया जा रहा है, जो माओइस्ट हैं, इसको स्टडी करना। ये सारे के सारे प्रोपेगेंडाज हैं अर्बन नक्सलाइट्स के, जिहादी के, कम्युनिस्ट वाले के, और कुछ एक स्टेट्स को अलग करके तमिलनाडु वाले वो चला देते हैं कि तमिलनाडु को अलग हम स्टेट बना देंगे क्षेत्रवाद के लिए। ये सारे प्रोपेगेंडाज चलाए जाते हैं और हमें पॉलिसी मेकिंग का फर्ज है कि इनको समझें और सही डेमोक्रेसी के लिए जो सही ज्ञान है लोगों को वो प्रोवाइड किया जाए। किसने कहा? एच.डी. लासवेल 1902 से 1978। और ये सारे बड़े हाउसेस ही चलाते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलाना चाहिए वो एच.डी. लासवेल ने सिखाया है। अब हमें जेम्स ब्राइस 1838 से ये भी जनवरी 2022 में ही इनकी मृत्यु हुई है, इसी साल में ही। तो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रिलेशन है जेम्स ब्राइस, क्योंकि समसामयिक रिलेशन है। हाल फिलहाल में डेथ हुई है इनकी, और उन्होंने किताब लिखी है वो है अमेरिकन कॉमनवेल्थ। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जेम्स ब्राइस अमेरिका और ब्रिटेन के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में लिखते हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? कैसे भाई? ये जेम्स ब्राइस 1838 से जनवरी 2022 सर, ये कैसे सर? 1938 होगा ये। 1838 से 2022, अपना 2022 हो गया। ऐसे कैसे सर? सॉरी 1838 से 1922 तक का है। समकालीन पुराने, सबसे पुराने यही है। ओके सर, ठीक है, सबसे पुराने हो जाते हैं ये 1838 से 1922 में। 100 साल आगे चला गया इसके अंदर में। तो काल क्रम के अंदर सबसे पुराना ये आ जाएगा हमारे जेम्स ब्राइस। और ब्रिटेन और अमेरिका के रिलेशंस के लिए ये हम जानते हैं। थोड़ा सा इतना में अंदाजा हो जाता है कि पुराने लेखक हैं और अमेरिका और ब्रिटेन के रिलेशंस के ऊपर में इन्होंने जोर दिया था। अब ये है अभी के 2022 के हैं, वो है एवी डाइसी। हम अगर इतना में थोड़ा सा ध्यान लेते हैं कि जेम्स ब्राइस पुराने, इनको सबसे पहले रख देंगे, और डाइसी 2022 में मृत्यु हुई इनकी, तो इनको सबसे आखिर में लगा देंगे। तो इससे भी क्वेश्चन को सोल्व हो सकता है। अब डाइसी हमेशा देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये एक जुरिस्ट हैं, न्यायवादी हैं, 1835 से 2022 तक के। और ये भी गलत हो गया फिर तो सर। क्यों? ये सर 1835 से 2022 तक कैसे हो सकता है सर? 1835 से अगर चेक करना, गूगल पे काउंटर चेक करना, तो मैं अभी इसको देख ही लेता हूँ। इतना तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं अभी हाथों हाथ चेक कर लेता हूँ इसको क्रोम में डाल के। । 1835 से 1922 है सर। 1922 है दोनों। 4 फरवरी 1822 से 7 अप्रैल 1922 तक। दोनों को चेंज करके मैं 1922 कर दूं। 1922, तो चारों ही पुराने हैं ये।
इनको सोल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है कालक्रम के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये विचारधारा में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तब इनको हम सोल्व कर पाएंगे। और जूरिस्ट के लिए इन्होंने किस पर बल दिया है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को मजबूत बनाने पर बल दिया है और पर्सनल लिबर्टी को मजबूत दिया है। और कहा है कि जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है वो राष्ट्र हित का आधार है। देश का हित किसमें है, व्यक्तियों की पर्सनल लिबर्टी का में ही उसका आधार है। और संविधान का आधार, ब्रिटिश के संविधान का जो मेन आधार है वो पार्लियामेंट की संप्रभुता में है, क्योंकि वहां की पार्लियामेंट जो वहां के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनके आगे पीछे घूमती रहती है। अमेरिका की तरफ वो चाहते हैं कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट भी स्वतंत्र हो, उसका टेन्योर फिक्स हो और वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ये डाइसी का मूल मंत्र है, पर्सनल आजादी और पर्सनल लिबर्टी और पार्लियामेंट को संप्रभु मजबूत बनाया जाए। अब अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन प्लान गौरव कौन सी ईयर में आया था? 1946। क्रिप्स मिशन पूनम कौन सी ईयर में? 1942 सर। साइमन कमीशन आकाश? 1928। कम्युनल अवार्ड गौरव? 1972 सर। कम्युनल अवार्ड 1932 सर। 1932 सर। 1932। सर ये क्या था सर क्रिमिनल ये अवार्ड? रमजे इसके बारे में ये सांप्रदायिक वो मत सांप्रदायिक वो था प्रचार शायद। कि हिंदुओं में अलग अलग जातियों को उनकी ही कैटेगरी के हिसाब से वोट देने के वोट दिया जाए, जिसके रमजे मैकडोनल्ड ने इसको शुरू किया था और इसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण शुरू किया था, जिसके बाद में गांधी और अंबेडकर में समझौता होने के बाद इस अवार्ड को वापस करवाया गया था ब्रिटेन से। पूना पैक्ट सर। पूना पैक्ट, राइट। अभी स्टेट्स हैं कैसे कैसे इनको बनाया गया। गोवा, हिमाचल, हरियाणा, सिक्किम, इनके सही कालक्रम चढ़ते क्रम में सबसे पहले आया था हरियाणा, फिर हिमाचल, 1966। फिर सिक्किम और आखिरी में गोवा को भारतीय स्टेट बनाया गया। इनके ईयर ध्यान है। हरियाणा 1974। सबसे पहले कौन सी ईयर में? 1966 सर। फिर हिमाचल कौन सी ईयर में? 1971। 71। और फिर सिक्किम 1974। 1975। हिमाचल लिख देता हूँ। हिमाचल 1971, सिक्किम 75 तो मिल पड़ा था। 1974 और गोवा 1961। नहीं तब तो उसपे तब तो गोवा को भारत में मिलाया गया था, लेकिन ये 1769 में उसको वो पूरा राज्य का दर्जा दे दिया था। 69 में आई थी। नहीं 81। सिक्किम और 1974 सिक्किम में को 75 में मिलाया था और 76 तक पूर्ण राज्य का दर्जा आई थिंक दिया था। ये कंफर्म नहीं है कब दिया था पूर्ण राज्य का दर्जा। नहीं तभी दे दिया था पूर्ण राज्य। मैंने 75 में मिला था। 74 देखा था। सिक्किम 74। गूगल पे गलत जानकारी है क्योंकि मैंने इसको अभी पढ़ा था इंडियन फॉरेन पॉलिसी गोवा को में। चेक कर लेना, आगे देखते हैं। ये ऑस्ट्रोलेटिक वर्सा पैक्ट। चलिए वर्सा पैक्ट बताइए कब? 1955। सबसे पहले आएगा नाटो कौन सी ईयर में? 1949 सर। अमेरिका ने किया था ये। फिर वर्सा पैक्ट 1955। उसके बाद आएगा ऑस्ट्रोलेटिक, ये हुआ था 1969 में हुआ था और ये जर्मनी